हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो कैसे हो लाडलो? और क्या हालचाल हैं आप सबके? आशा करता हूँ कि सबके हाल बढ़िया होंगे और सारे मॉडल पेपर्स तुम देख रहे होगे। देखो, तुम्हारी जितनी डिमांड थी मैंने सारी क्लियर की हैं भाई। अब बात आती है तुम्हारी एक ऐसी डिमांड की कि भाई तुम ऐसा पेपर लेके आओ जो कि जैसा नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर होता है ना, वैसा का वैसा। तो तुम्हारे भाई ने तुम्हारी सुन ली है और तुम्हारा भाई लेके आ गया है आज एक नर्सिंग असिस्टेंट का पूरा मॉडल पेपर कि कैसा एक नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर वो पेपर होता है। सारे 50 क्वेश्चन मिलेंगे। सारे टीचर्स अपने पास ऐसे हैं कि भाई तुम्हें हर क्वेश्चन, मतलब हर जो चैप्टर होगा, हर जो सब्जेक्ट होगा, उसका क्वेश्चंस करवाए जाएंगे भाई। मैथ के अलग टीचर करवाएंगे, जीके की अलग मैम करवाएंगे, बाकी काम है मेरा वो मैं करवाऊंगा। कि बायो और केमिस्ट्री फिजिक्स जो कि मेरे हत्ते हैं और मैं पढ़ाऊंगा इनको, सारे क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा जितने भी क्वेश्चंस होंगे। तो पहली चीज मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन दे दूं, जो अपने पास हैं मैथ के टीचर होंगे अपने पास धीरेन्द्र सर। ठीक है भाई। जीके की मैम होंगी तुम्हारे पास अनीता कुमारी मैम, वो तुम्हें जीके पढ़ाएंगे और जीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो उनके द्वारा होंगे भाई। बात आती है बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स की, तो मैं करवाऊंगा भाई। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है तुम्हारा और आगे बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर कि सवाल अपने कैसे कैसे हैं और कैसे कैसे सवाल तुम्हारे पास पहुंचे जाएंगे भाई। ठीक है, तो मेरा नाम है सुनील कुमार यादव और स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल फौजी लाइफस्टाइल पर। तो आप देख रहे हैं पहला सवाल, और पहला सवाल क्या कह रहा है देखो भाई। पहला सवाल है तुम्हारा बायोलॉजी का और ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फूड बोर्न डिजीज, कि कौन सी खाद्य जनित रोग नहीं है। पहले सवाल देखो, मेरा हर बार का यही है कि सवाल देखो सबसे पहले और जो तुम्हें आंसर लगता है वो आंसर लगाने की कोशिश करो भाई। अब जो तुम्हें आंसर लग रहा है पहले कमेंट करो, वीडियो रुको। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कौन सी डिजीज फूड बोर्न डिजीज नहीं है। सबसे पहली बात करते हैं अपन अमेबाइसिस की। देखो, सबसे पहले अपना काम होता है कि एक एक ऑप्शन पकड़ेंगे और एक एक ऑप्शन को आगे करते चलेंगे भाई। ठीक है, तो अमेबाइसिस जो कि फूड बोर्न डिजीज है भाई साहब। ठीक है, अगली बात आती है कोलेरा की, जो भी एक फूड बोर्न डिजीज है। अब बात आती है हेपेटाइटिस ए की, वो भी एक फूड बोर्न डिजीज है। लेकिन अगर बात करें अपन इन्फ्लुएंजा की, किसकी भाई? इन्फ्लुएंजा की, वो एक फूड बोर्न डिजीज नहीं है, यानी कि खाने से नहीं होती भाई। किससे नहीं होती? खाने से नहीं होती। अब अपन बात करें कि इन्फ्लुएंजा है क्या चीज, तो सबसे पहली बात करें इन्फ्लुएंजा की, तो ये एक वायरल डिजीज है भाई। क्या डिजीज है? वायरल डिजीज। किससे होती है? कौन से वायरस से होती है? तो बात बताऊं तुम्हें कि ये होती है इन्फ्लुएंजा वायरस से भाई। किससे होती है? इन्फ्लुएंजा वायरस से। दूसरी बात बताऊं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं भाई। हर डिजीज के सिम्टम्स तुम्हें पता होना चाहिए और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इन्फ्लुएंजा डिजीज के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज आती है इसके अंदर माइल्ड फीवर, यानी कि हल्का बुखार आता है भाई। क्या होता है भाई? हल्का बुखार आता है। दूसरी चीज तुम्हें खांसी चलती है भाई। क्या चलती है भाई? खांसी चलती है। तीसरी चीज भाई तुम्हें छींकें आनी शुरू होती हैं, स्नीजिंग होती है भाई। और ये बुखार कब तक चलता है भाई? लगभग लगभग 3 से 7 दिन की इसकी अवधि होती है जिसके अंदर ये बुखार तुम्हारा चलेगा। ठीक है, तो बात आती है कि फूडबोर्न डिजीज कौन सी नहीं है, वो है इन्फ्लुएंजा। आंसर हो जाएगा डी। और इन्फ्लुएंजा के बारे में तुम्हें 5 चीजें तो बिल्कुल पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, कि वायरल डिजीज है, माइल्ड फीवर होता है, कफ होता है, स्नीजिंग होती है और 3 से 7 दिन लगभग लगभग चलेगी भाई। कितने दिन? 3 से 7 दिन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता क्या है वो देखते हैं। अब अपना सवाल है दूसरा, और दूसरा सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एनारोबिक रिएक्शन। सवाल देखो, वीडियो रोको और आंसर लगाने की कोशिश करो और सारे ऑप्शंस पढ़ते पढ़ते लगाओ भाई। ये कह रहा है कि कौन सा फीचर नहीं है किसका? एनारोबिक रिएक्शन, यानी कि अवायवीय श्वसन का कौन सा नहीं है। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहला ऑप्शन है कि प्रोड्यूस द लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है भाई, किससे? एरोबिक रिएक्शन से। मैंने तुम्हें बताई थी कि कितनी एटीपीज बनती हैं, लगभग लगभग 36 से 38 एटीपी बनती है भाई। कितनी बनती है? 36 से 38 एटीपी बनती हैं। और एनारोबिक रिएक्शन की बात करें तो इसके अंदर एटीपी बहुत कम बनती है भाई साहब। कुछ रिएक्शंस होती हैं लगभग लगभग 2 एटीपी के आसपास उसके अंदर बनेंगी। तो ये बात सही है बिल्कुल कि प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगला ऑप्शन की ओर बढ़ते और अगला ऑप्शन कहता है कि जनरेट्स वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट। ठीक है भाई, ये गलत बात है भाई। पानी तो बनाता ही नहीं है। तो पहली बात तो पूछ रहा है कि कौन सा फीचर नहीं है, और यही आंसर हो जाएगा इसका, आंसर नंबर बी। लेकिन आगे के कुछ ऑप्शन है वो पढ़ लेते हैं। प्रोड्यूस इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड। मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में, पिछले मॉडल सेट में बताया था कि लैक्टिक एसिड का काम क्या होता है भाई और कैसे लैक्टिक एसिड बनता है। तो वो तुम्हारा सवाल था कि लैक्टिक एसिड बनता कैसे है। वो बनेगा भाई साहब ग्लूकोज से, टूटेगा पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड जब ऑक्सीजन की कमी होगी ना भाई, क्या होगी? ऑक्सीजन की कमी, तो वो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर भाई? लैक्टिक एसिड के अंदर। और वो तुम्हारा क्या काम करेगा? जो तुम्हारी मसल्स होती है ना भाई, क्या होती हैं?
जो मसल्स होंगी ना उनके अंदर दर्द करता है भाई, पेन करता है। इसी एसिड के जमा होने से तुम्हारी जो मसल्स होती हैं उनके अंदर क्रैम्प्स आते हैं और दर्द होता है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो नाम ही कह रहा है कि एनएरोबिक ऑप्शन, यानी कि ऑक्सीजन का एब्सेंस, ऑक्सीजन नहीं होती उसी की, मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर होने वाली रिएक्शन को बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन रिएक्शन। हो गया और आंसर होगा इसका बी। अगले सवाल की ओर देखते हैं और अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। अब तुम्हारा तीसरा सवाल कह रहा है कि पी प्लांट इज यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। कैसा होता है भाई, पता है, बड़ा इजी सवाल है, कर दोगे जल्दी से देख के। भाई पी प्लांट तुम्हारा होता है मोनोइसियस। क्या होता है भाई, मोनोइसियस। मोनोइसियस मतलब बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब कि बोथ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट। भाई प्रेजेंट होते हैं सीधे एक ही प्लांट के अंदर। और जो दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं वो भाई साहब तुम्हारा, एक तो हो जाएगा एंड्रोसियम और दूसरा हो जाएगा भाई साहब तुम्हारा गायनोसियम। ठीक है भाई, दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं एक ही प्लांट के अंदर और उसको बोलते हैं अपन मोनोइसियस। अब बात आती है बाइसेक्सुअल, तो ऑप्शन जहां भी बाइसेक्सुअल दिखे आंसर लगा दो भाई साहब, आंसर हो जाएगा बी। पी प्लांट कैसा होता है, बाइसेक्सुअल। मजा आया सवाल करके, सारी डिटेल्स पता लगी। आगे बढ़ते तीसरे सवाल, अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ इन ए न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर माइलिन शीथ का क्या काम होता है। देखो सबसे चीज बताऊं कि ये स्पीड को बढ़ा देता है भाई। किसको बढ़ा देता है, स्पीड को। किसकी स्पीड को, इंपल्स की स्पीड को बढ़ा देता है। तो जहां भी स्पीड का बढ़ाना दिखे, सिग्नल का ट्रांसमिशन दिखे, वो लगा दो, आंसर देखते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल, नहीं भाई। टू रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द न्यूरॉन्स, नहीं भाई। अगला आंसर है कि टू इंसुलेट द एक्सोन, एक्सोन को इंसुलेट करता है और स्पीड अप कर देता है ट्रांसमिशन को। किसके ट्रांसमिशन को, सिग्नल के ट्रांसमिशन को। तो आंसर आ जाएगा सी। किसका, चौथे का आंसर हो जाएगा भाई सी। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो भाई कि कौन सी बोन फेशियल बोन नहीं है। अब फेशियल बोन्स के बारे में पता भी होना चाहिए और कितनी होती हैं ये भी पता होना चाहिए। देखो मैं सारी डिटेल्स देता हूं तुम्हें फेशियल बोन्स की, और फेशियल बोन्स होती हैं भाई 14। कितनी होती हैं, 14 फेशियल बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अगली बात आती है कौन कौन सी बोन्स होती हैं और कौन सी पेयर्ड बोन होती है और कौन सी अनपेयर्ड बोन होती है। भाई साहब ये बड़ा ही शानदार सवाल है और मोस्टली पूछा जाता है, तो इन चीजों का तो पता ही होना चाहिए। तो मैं बताने वाला हूं तुम्हें कि 14 की 14 बोन्स का कितनी बोन होती हैं 14 होती है। कौन कौन सी होती है, शुरू करते हैं सबसे पहले मैंडिबल से भाई। किससे करते हैं, मैंडिबल से। दूसरी बोन आती है भाई साहब मैक्सिला। कौन सी आती है भाई, मैक्सिला। तीसरी बोन लेते हैं भाई वोमर। कौन सी बोन, वोमर बोन। तीसरी अगली बोन आती है भाई लैक्रिमल। इसके बाद बात करें, अगर बात करें पैलेटाइल बोन। इसके बाद बात करें तो भाई साहब जाइगोमेटिक बोन। अगली बात करें तो भाई नेजल बोन। और लास्ट बोन बची है भाई साहब तुम्हारी इंफीरियर नेजल बोन, नेजल कॉनके, इंफीरियर नेजल कॉनके। अब कौन सी पेयर्ड बोन है, कौन सी अनपेयर्ड बोन है, कौन सी सिंगल है, कौन सी पेयर होती है, वो तुम्हें सबरी बताऊंगा। सबसे पहली बात आती है मैंडिबल की, जो इकलौती बोन होती है भाई साहब। कौन सा मैंडिबल होता है, कौन सा मैक्सिला होता है, ये भी चीजें तुम्हें पता होनी। जो अपना नीचे वाला जबड़ा होता है भाई वो होता है मैंडिबल। क्या होता है, मैंडिबल। कैसी होती है, सिंगल होती है, इकलौती होती है भाई। मैक्सिला नामक जो बोन होती है वो अपना होता है भाई उपला जबड़ा। ये तो होते हैं दो, ठीक है भाई। वोमर बोन जो कि इकलौती बोन होती है, ये दो मात्र बोन ऐसी हैं जो कि सिंगली प्रेजेंट होती है, यानी कि बिना पेयर में प्रेजेंट होती है। यानी कि अनपेयर्ड बोन कौन कौन सी है भाई, मैंडिबल और वोमर। इसके अलावा जितनी भी बोन्स हैं वो सारी की सारी कैसी हैं भाई, पेयर्ड बोन्स हैं। कैसी हैं, पेयर्ड बोन्स है भाई। तो टोटल मिला के कितनी हो गई भाई, 2 4 6 8 10 2 12 2 14, टोटल मिला के होती है 14 बोन। और 14 बोन्स होती है अपनी फेशियल बोन्स। तो अगला की स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं कि टोटल फेशियल बोन्स इन ह्यूमन बॉडी आर पेयर्ड एक्सेप्ट 2 बोन्स। क्या भाई, कि ऑल बोन्स, ऑल फेशियल बोन्स आर पेयर्ड एक्सेप्ट 2 बोन्स। वो दोनों कौन कौन सी बोन होती है भाई साहब, एक होती है मैंडिबल और एक होती है भाई साहब तुम्हारी कौन सी, वोमर बोन।
आ गया सवाल। अब देखो इस चीज के अंदर की कौन सी बोन इस ऑप्शन में नहीं है और आंसर टिका दो भाई। देखो मैक्सिला बोन है जो कि तुम्हारी पेयर्ड ग्लैंड है, मतलब पेयर्ड बोन है। वोमर तुम्हारी अनपेयर्ड है। और अगली बात आती है भाई नेजल बोन जो कि तुम्हारी पेयर्ड है। अब बात आती है फ्रंटल बोन की, ये नहीं है ना, तो आंसर टिका दो, इज नॉट ए फेशियल बोन, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला देखो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो अपनी कॉपी के अंदर। बड़ा ही शानदार सवाल है, सारी चीजों का पता होना चाहिए, कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, कौन सी पेयर्ड होती है और कौन सी अनपेयर्ड होती है दोस्तों। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि सेल्यूलोज इज ए पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है सेल्यूलोज? सेल्यूलर पॉलीमर है भाई ग्लूकोज का। और कौन से ग्लूकोज का? वो है भाई बीटा डी ग्लूकोज का। तो आंसर देखो ग्लूकोज, और इसके आगे तुम लिख लो पहले, क्या लिख लो? ग्लूकोज का तो पॉलीमर है ही, इसके बाद वो पॉलीमर है भाई साहब बीटा डी ग्लूकोज का, ये याद रखना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 भाई साहब, मैंने कहा था ना कि एंडोक्राइन ग्लैंड से भाई बड़े ही शानदार शानदार सवाल आते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड चैप्टर पढ़ लेना, लगभग लगभग भाई 2 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, 1 क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, मेरा कहना है कि तो मिलेंगे, याद रखना इस चीज को। अब पहला कह रहा है कि व्हाट आर द कंबाइंड एफएसएच एंड एलएच हार्मोन्स। पहली बात तो ये एलएच और एफएसएच कंबाइंड फॉर्म में होते हैं भाई। कौन से हार्मोन्स इनको कहते क्या है? वो बोलते हैं भाई गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। क्या बोलते हैं भाई? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब बात आती है अगली चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर थायराइड हार्मोन कौन कौन से होते हैं, इसके बाद अगर बात करें एसीटीएच हार्मोन की, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, किसकी? एसीटीएच की। सबसे पहले इसी को उठा लेते हैं और एसीटीएच की बात करते हैं। तो एसीटीएच की बात करेंगे तो एसीटीएच कहता क्या है, कहां से सीक्रेट होता है और कौन से हार्मोन सीक्रेट करवाता है भाई, पता होना जरूरी है, तो मैं बताता हूं। तो एसीटीएच सीक्रेट होता है भाई साहब अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी से। किससे होता है भाई? एंटीरियर पिट्यूटरी से। दूसरी बात, एंटीरियर पिट्यूटरी से तो सीक्रेट हो जाएगा, लेकिन कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? ये सीक्रेट करता है कोर्टिसोल हार्मोन भाई। कौन सा हार्मोन? कोर्टिसोल हार्मोन। देखो अब ये तो पता लग गया कि कोर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट करता है, लेकिन काम क्या होता है कोर्टिसोल हार्मोन का, और कोर्टिसोल हार्मोन को कहते क्या है वो भी देख लो तुम। सबसे पहली चीज बताऊं कि कोर्टिसोल हार्मोन को कहा जाता है लाइफ सेविंग हार्मोन। क्या कहा जाता है भाई साहब? लाइफ सेविंग हार्मोन। अगर इसके बाद मैं बात करूं, अगर तुमसे एक और सवाल में पूछा जाए कि स्ट्रेस हार्मोन किसे बोलते हैं, वो भी सही बोलते हैं भाई साहब। किसे बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। दोनों याद रखना, कोर्टिसोल हार्मोन को कहा जाता है। अगली बात आती है ग्रोथ हार्मोन की। देखो ग्रोथ हार्मोन किससे सीक्रेट होता है? सभी को पता है भाई साहब, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। और वो भी कौन सी पिट्यूटरी से भाई साहब? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, ये थायराइड हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। और बस अगर बात करूं टीएच हार्मोन की, थायराइड हार्मोन नॉर्मली अपन एंटीरियर जो पिट्यूटरी होती है ना, वो भी भाई साहब सीक्रेट करवाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि एलएच और एफएसएच हार्मोन्स होते हैं भाई साहब। एलएच और एफएसएच की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। एक का नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक का नाम होता है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और दोनों के काम भी पता होने चाहिए। मैं एक चीज बताऊं अगली वीडियो में, और मैं तुम्हें अगले सवालों में बताऊंगा इन चीजों के बारे में कि एलएच हार्मोन के काम क्या होते हैं दोनों मेल और फीमेल के अंदर, और एफएसएच का काम भी क्या होता है दोनों मेल और फीमेल के अंदर। ठीक है भाई, दोनों का पता रखना इस चीज के बारे में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है भाई, देखो शानदार से। देखो इकोलॉजी का क्वेश्चन है, कर लोगे तुम, मुझे पता है। देखो इकोलॉजी के क्वेश्चन वैसे इजी आते हैं और तुम कर लोगे। वैसे मोस्टली इसके अंदर डाटा होता है, लेकिन चीजें ऐसी होती है जो अपनी सराउंडिंग में होती है और अपन लोगों को पता होती है। बेसिकली ये कह रहा है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स का काम क्या होता है। तो बेसिकली सब चीजों को पहले बात करेंगे कि प्रोड्यूसर होता क्या चीज है और प्रोड्यूसर किसे कहा जाता है। बेसिकली अपन बात करें प्रोड्यूसर्स के लिए, और अपने लिए प्रोड्यूसर्स होते हैं भाई प्लांट्स। क्या होते हैं भाई? प्लांट्स। और प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं भाई? जो जितनी भी अपनी सनलाइट एनर्जी होती है ना, उससे खाना बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो इस चीज को कि कहां पर वो चीज है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। ठीक है भाई, तो पहली चीज तो इसका आंसर टिकाते हैं केमिकल एनर्जी को, मतलब कि जो सोलर एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर। इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक चीज और बताने वाला हूं कि लो ब्लैकमैन बता देता हूं तुम्हें नॉर्मली कि लगभग लगभग जो 10% एनर्जी होती है ना, जितनी एनर्जी ये प्लांट्स के पास होती है, वो अपना 10% एनर्जी देता है किसको? अगले वाले चीज को, कंज्यूमर्स को। किसको भाई? कंज्यूमर्स को। तो आंसर है ये। और ये क्या कह रहा है? दूसरा ऑप्शन भी अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं भाई साहब, इसके अंदर अगली चीजें हैं। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड फूड फॉर द कंज्यूमर्स। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब खुद बना रहा है, खुद तो खाएगा नहीं, अपन को देगा। तो प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड फूड फॉर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवाता है फूड और कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को किसमें? केमिकल एनर्जी को। तो दोनों का आंसर हो जाएगा बी और सी। आंसर टिका देंगे डी।
मजा आया सवाल देख के? इकोलॉजी के सवाल सब तक नहीं आए थे, आज इकोलॉजी का सवाल आया, बड़ा इजी सवाल था, खैर करने को कर दिया आप सभी ने। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विच सब्सटेंस इज एक्टिव इन एलर्जी, कौन सा सब्सटेंस एक्टिव होता है एलर्जी के केस में, कहां से सीक्रेट होता है, कौन सीक्रेट करवाता है, कितनी मात्रा में होता है, सब चीजों का पता होना चाहिए भाई तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले इस चीज के बारे में कि कौन होता है एलर्जी करवाने वाला सब्सटेंस। तो ये होता है भाई हिस्टामिन। कौन होता है? हिस्टामिन। अब बेसिकली बात आती है कि हिस्टामिन निकलता कहां से, सीक्रेट कहां से होता है भाई, कहां से होता है? ये सीक्रेट होता है अपनी डब्ल्यूबीसी से भाई। किससे होता है? डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल से। किससे होता है भाई? व्हाइट ब्लड सेल्स से। दूसरी बात पूछो, अगर व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर कौन सी सेल से, कौन सी सेल से? अब देखते हैं इसके अंदर 4 सेल होती है भाई सब, NLMEB 5 होती हैं भाई। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स एंड अगर बात करें अपन लास्टली पकड़ते हैं भाई सब बेसोफिल्स को, जो कि सबसे कम मात्रा। अगर मैं तुम्हें पूछूं ना अबेंडेंस ऑर्डर, यानी कि किसकी मात्रा सबसे ज्यादा है, किसकी मात्रा सबसे कम है, तो बेसिकली टॉप टू बॉटम जाने पर भाई साहब इनकी मात्रा क्या होती है? डिक्रीज इन अबेंडेंस। क्या होती है भाई? डिक्रीज। तो बेसिकली अपन बात करें बेसोफिल्स की, ये सीक्रेट करवाते हैं हिस्टामिन। इसके अलावा भी कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करवाते हैं जैसे कि हिपेरिन और सीरोटोनिन। ठीक है, ये बात की बातें, ये बात की देखेंगे, लेकिन बात आ रही है हिस्टामिन की, जो कि एलर्जिक रिएक्शंस करवाता है, और आंसर चला जाएगा हिस्टामिन। देख लो भाई। इसके बाद अगर मैं अगले ऑप्शंस की बात करूं, इंसुलिन क्या काम आता है, एड्रेनलिन क्या काम आता है, और थायरोक्सिन क्या काम आता है। देखो इंसुलिन के बारे में मैंने तुम्हें जितना बताया ना वो शायद बहुत है भाई, उस चीज का इतना पता होना मतलब कि बहुत है। और तुम्हें सब कुछ पता होगा इंसुलिन के, जो कि क्या काम करता है भाई साहब, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? रेगुलेट करता है भाई साहब। इसको छोड़ते हैं, आगे पकड़ते हैं एड्रेनलिन हार्मोन को। इसके बारे में तुम्हें मैंने तो बहुत बता दिया। 3S हार्मोन, 4S हार्मोन, 3F हार्मोन, सारे हार्मोन्स किसे बोलते हैं भाई साहब? अपने बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन को। इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है? एड्रेनलिन हार्मोन। अगले बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन कहता है भाई थायरोक्सिन हार्मोन। क्या? थायरोक्सिन हार्मोन। सबसे पहले चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जो थायराइड ग्लैंड होती है ना अपनी, वो सीक्रेट करती है 2 हार्मोन्स। कौन से? T3 और T4 हार्मोन। मैंने कहीं देखा है कि कुछ जो हैं उन्होंने क्या चीज बता रखी है कि जो T3 और T4 जो हार्मोन्स होते हैं वो थायरोक्सिन हार्मोन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। जो ओनली एंड ओनली T4 हार्मोन इज नोन एज द थायरोक्सिन हार्मोन। याद रखना इस चीज को। क्या भाई? जो T4 हार्मोन होता है वो तुम्हारा होता है थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि रेगुलेट करता है तुम्हारे बेसल मेटाबॉलिक रेट्स को, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जब मैं तुम्हारे जो चैप्टर लेके आऊंगा तुम्हारा एंडोक्राइन वाला, उस चीज के अंदर सारी चीजें बताऊंगा। अभी इतना ही बढ़ते हैं, हिस्टामिन के बारे में जितनी चीजें थी मैंने तुम्हें सारी बता रखी हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि लार्जेस्ट इनवर्टिब्रा इज एन, कि कौन सा इनवर्टिब्रा सबसे बड़ा है। बेसिकली अपन बात करें कि इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, तो इसके अंदर सबसे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट कौन सा होता है। वो होता है भाई साहब स्क्विड। मोलस्क होता है वो, खैर तो जहां भी मोलस्क दिखे, मोलस्का दिखे, वो आंसर टिका दो और आंसर हो जाएगा बी। और वो होता क्या है भाई साहब? स्क्विड। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, बड़े इजी इजी सवाल से कर। पहला मॉडल सेट है, बट देखिए एवरेज में से नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही इजी है, मॉडरेट पेपर है, बड़ा ही शानदार पेपर है। अगले बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है क्या है? अगला सवाल कहता है कि इनर लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। भाई बड़ा ही शानदार सवाल है, याद रखना इस चीज को, क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते। इसे कहते हैं यूरोथीलियम। क्या कहते हैं भाई साहब? यूरोथीलियम। और यूरोथीलियम का दूसरा नाम क्या होता है भाई साहब? इसी ऑप्शंस में लिखा हुआ है, लिखा दो आंसर। वो होता है भाई साहब ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ये पूछ रहा है कि इनर लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज कंपोज्ड ऑफ, वो है भाई साहब ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसका नाम हो जाएगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो कि लाइज ऑन द बेसल लैमिना ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, मजा आया सवाल देख के? आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है नंबर 12। वो कह रहा है कि हिप बोन इज कॉल्ड एज। देखो सारी बोन्स का पता होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं कि जो भी स्केलेटल बोन्स है ना तुम्हारी, वो सारी पता होनी चाहिए। बेशक एक्सियल बोन्स हो, अपेंडिकुलर बोन्स हो, एक्सियल बोन्स कितनी होती हैं, अपेंडिकुलर बोन्स कितनी होती हैं, अपर लिम्स लोअर लिम्स के बारे में पता होना चाहिए कि अपर लिम्स के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, 30 होती हैं तो दोनों मिला के 60 होंगी। नीचे वाले लिम्स के अंदर कितनी होती हैं, सब चीजों का पता होना चाहिए। अगर बेसिकली अपन बात करें हिप बोन की, तो हिप बोन किसे बोलते हैं? वो बोलते हैं भाई साहब अपने पेल्विक बोन को। और जो होती है अपनी कोक्सल बोन, तो जहां आंसर दिखे टिका दो,
आंसर नंबर बी। इसके अलावा मैं अगर बात करूं पहले ऑप्शन की, स्कैपुला बोन की, किसकी? स्कैपुला बोन, जो कि एक पार्ट होता है पेक्टोरल गर्डल का। किसका भाई? पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्कैपुला, जो कि होती है ट्रायंगुलर शेप्ड बोन। कैसी होती है भाई साहब? ट्रायंगुलर शेप्ड बोन। दूसरी चीज अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये कैसी बोन होती है भाई साहब? फ्लैट बोन होती है। क्या होती है? फ्लैट बोन होती है। पता होना जरूरी है इन चीजों का, और ये याद रखना इन चीजों के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन भाई साहब एक्सिस बोन की। ये चीज को देखो, इसको याद रखना, इन दोनों चीजों को, एटलस बोन और एक्सिस बोन, ये दो बोन्स ऐसी है जिनका पता होना बिल्कुल जायज है। देखो मैं बेसिकली बात करूं अगर एक्सिस बोन की, इसे बोलते हैं भाई साहब C2 बोन, यानी कि जो दूसरे नंबर की जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है उसको बोलेंगे अपन एक्सिस बोन। और ये क्या काम आती है भाई साहब? ये नो मूवमेंट के काम आती है भाई साहब। कैसा? नो शेकिंग मूवमेंट। अब नो शेकिंग मूवमेंट क्या है भाई, बताऊंगा जरा, मैं बताता हूं। अगर अपन को किसी चीज को मना करना है तो अपन कैसे करते हैं भाई? नहीं। अगर हाँ करना हो तो कैसे करते हैं? हाँ। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं नो मोमेंट की, नो शेकिंग मोमेंट की, वो होती है एक्सिस बोन, और एक्सिस बोन होती कौन सी है? C2 वर्टिब्रे। अगर मैं बात करूं एटलस बोन की, वो होती है भाई C1। कौन सी होती है? एटलस की बात करूं तो वो होती है भाई साहब C1, सर्वाइकल 1 वर्टिब्रे, जिसको बोलते हैं यस शेकिंग मोमेंट। याद रखना ये दोनों चीजें। पहली चीज पूछ रहा है कि हिप बोन किसे बोलते हैं, वो होती है कोक्सियल और पेल्विक बोन, आंसर चला जाएगा बी। इसके अलावा तुम्हें सारी बोन्स का पता होना चाहिए। अब एक बोन रह गई है, इसका भी बता ही देते हैं। देखो मैंने पहले मॉडल सेट के अंदर तुम्हें एक क्वेश्चन दे रखा है कि फीमर बोन कौन सी होती है, वो तुम्हारी जो लार्जेस्ट बोन होती है, इसके अलावा तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, वो कौन सी होती है भाई? फीमर बोन। ठीक है, सारी चीजों का पता लगा, मजा आया सवाल देख के। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल क्या कह रहा है वो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, और ये कह रहा है कि व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द गट, गट की सबसे भारी वाली लेयर कौन सी होती है? आंसर देखो, पहले ऑप्शंस देख लो तुम, हट गया पीपीटी से, देख लिए सारे ऑप्शन, टिका दो आंसर। अब मैं बताता हूं उनकी, देखो अरेंजमेंट भी बता देता हूं तुम्हें कि बाहर से अंदर की ओर जैसे जैसे जाते हैं कि कौन सी लेयर सबसे पहले आती है, कौन सी लेयर उसके बाद आती है, वो देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले आती है भाई सीरोसा, जो कि आउटर मोस्ट होती है। तो देख लो सबसे पहले आ जाएगी सीरोसा, उसके बाद अगर बात करें तो वो आ जाती है भाई मस्कुलरिस। कौन सी? मस्कुलरिस। इसके बाद अगर बात करें तो वो आ जाती है तुम्हारी सब म्यूकोसा। कौन सी आती है? सब म्यूकोसा। और जो इंटरनल होती है भाई सबसे अंदर पाई जाने वाली, वो होती है भाई म्यूकोसा। ठीक है, इनका अरेंजमेंट भी पता होना चाहिए कि सबसे बाहर वाली कौन सी होती है, सबसे अंदर वाली कौन सी होती है, सारी चीजों का पता है। और आंसर पूछ रहा है कि आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है गट की, जो कि स्टमच की गट की पूछ रहा है, वो होगी भाई तुम्हारी सीरोसा। तेरा सवाल, मजा आ रहा है सवाल देख के? कैसा लग रहा है फिर मॉडल सेट? अगर सब भाइयों को मजा आ रहा है ना तो कमेंट करके जरूर बताना कि भाई मजा आया सवाल देख के। अभी पूछ रहा है कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग मायोसिस, मायोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता कहां है? देखो मैं बात करूं मायोसिस की, मियोसिस की, तो मियोसिस की जितनी भी स्टेजेस होती है ना, उन सब चीजों का पता होना चाहिए। पहले मैं करता हूं कि अरेंजमेंट कर देता हूं कि सबसे पहली वाली कौन सी स्टेज आएगी, दूसरी कौन सी आएगी। तो सबसे पहले इसकी ट्रिक याद रखो भाई, कौन सी? लेजा परदेसी, दिल दे दिया। तो नाम लिख देता हूं, सबसे पहले आ जाएगी भाई साहब लेप्टोटीन। कौन सी? लेप्टोटीन। इसके बाद आ जाएगी तुम्हारी जायगोटीन। फिर बात आती है भाई साहब तुम्हारी पैकाइटीन, जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है भाई साहब? क्रॉसिंग ओवर। तो सवाल भी यही पूछ रहा है कि क्रॉसिंग ओवर होता कहां है, तो आंसर तुम देख के ही टिका दोगे। इसके बाद आती है डिप्लोटीन, जहां पर तुम्हारा कायस्माटा फॉर्मेशन होता है। इसके बाद टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा अकर्स इन द डायकाइनेसिस स्टेज, और ये तुम्हारी लास्ट स्टेज होती है। पांचों का पता होना जरूरी है। और सबसे पहली चीज पूछ रहा है प्रश्न अपना कि क्रॉसिंग ओवर कहां होता है भाई साहब? पैकाइटिन के अंदर होता है। कहां होता है? पैकाइटिन के अंदर। देखो इन चीजों के बारे में तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें अपन एनाफेज फर्स्ट की, मियोफिसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट की, तो इसके अंदर अपन बात करें तो एनाफेज फर्स्ट के अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता है भाई सेपरेशन होता है। किसका होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। किसका होता है भाई? होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है। और कहां होता है? तो दोनों के दोनों जो पोल्स होते हैं ना भाई अपने, वहां मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं भाई। क्या कर देते हैं? मूवमेंट करना शुरू कर दे। किन की ओर? पोल की ओर। ठीक है भाई, कहां होता है वो? एनाफेज फर्स्ट के अंदर। और मेटाफेजिक प्लेट के अंदर कहां होता है भाई साहब? इक्वेटर पे आ जाते हैं। याद रखना ये चीज।
अगला सवाल और आखिरी सवाल बायो का, वो देखते हैं क्या कह रहा है भाई। 15 सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि भाई साहब एक्वस ह्यूमर इज प्रेजेंट इन बिटवीन। पिछली ही पीपीटी और पिछले ही मॉडल पेपर में तुम्हें यह सवाल करवाया गया था। अच्छा सवाल है, याद रखना इस चीज को। कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाने वाला ह्यूमर प्रेजेंट होता है, जो लिक्विड प्रेजेंट होता है वो होता है एक्वस ह्यूमर। आंसर चला जाएगा डी। बायो के तुम्हारे 15 सवाल हो चुके हैं। 15 सवालों में मजा आया होगा बेशक देख के। 15 सवाल थे बड़े शानदार शानदार। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि बड़े ही इजी सवाल लेके आए हो सर। मॉडरेट सवाल थे। मैं चाहता हूं कि अगली जो मॉडल सेट आई उसके अंदर बड़े ही तुम्हारे पास मॉडरेट से लेके हार्ड लेवल तक के सवाल हो। 15 सवाल देखते हैं, इसके बाद अपन बढ़ते हैं। अगर अपनी जो बायोलॉजी हो गई वो हो गई भाई साहब पूरी। ठीक है भाई, 15 के 15 सवाल डन। 15 सवालों से अपन ने बना दिए होंगे लगभग भाई साहब 20-25 सवाल। तो याद रखना इन सारे सवालों का। अगर कोई भी सवाल तुम्हारी नोटबुक में नहीं है तो ये सारे सवाल लिख लेना भाई। देखो मैं ये जानता हूं कि जितना लिखोगे उतना ही तुम्हारे लिए बढ़िया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। अगला सवाल आता है भाई साहब केमिस्ट्री फेज। केमिस्ट्री के भी वही 15 सवाल। बायो के 15 सवाल हो चुके हैं। अगले सवालों की बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। इनके मिक्सर से कौन सा प्रोडक्ट बनता है? कौन सा बनता है भाई साहब? देख के ही बता दो कि SO2 बनता है। वो तो बनेगा ही बनेगा। आंसर तो अपन बी टिकाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती है भाई। उन कंडीशंस के अप्लाई होने के बाद SO2 भी नहीं बनता, SO3 बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? SO3 बन जाता है। वो बैलेंस इक्वेशन के अंदर होता है। कुछ क्रिटिकल कंडीशंस आती हैं, कुछ टेम्परेचर बेसिस मान लो, प्रेशर बेसिस मान लो, कि जैसे ही कुछ कंडीशंस उनके ऊपर लगाई जाएंगी, S प्लस O2 का रिएक्शन करवा के और उनको भाई बैलेंस करवा के प्रोडक्ट बन जाएगा SO3। याद रखना। लेकिन अपना बेसिकली प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हो जाएगा तुम्हारा SO2। क्या हो जाएगा भाई? SO2। अगले सवाल की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 केमिस्ट्री का। क्वेश्चन देख लो भाई। क्वेश्चन देख के पता लग गया होगा कि कहां से आ गए। सॉल्यूशन से आया है चैप्टर और सॉल्यूशन से आया ये क्वेश्चन। तो बात करें सबसे पहले इमल्जन की, तो इमल्जन किसका कोलॉइड होता है भाई साहब? सारे कोलॉइडल सॉल्यूशंस याद रख लेना भाई। क्या? सारे कोलॉइडल सॉल्यूशंस याद रख लेना। इसके अलावा ये भी याद रखना कि कौन सा डिस्पर्स्ड फेज है और कौन सा डिस्पर्स्ड मीडियम है। यहां पर अगर मैं बात करूं इस सवाल के अकॉर्डिंग तो ये सारे के सारे डिस्पर्स्ड फेज है भाई। क्या है? डिस्पर्स्ड फेज है। और किसके अंदर घुलेंगे? वो है भाई साहब ये वाला। क्या है भाई? डिस्पर्स्ड मीडियम, जिसके अंदर घुलेंगे। इमल्जन की बात पूछ रहे हैं, इमल्जन होता क्या है और किसका कोलोइडल सॉल्यूशन है? वो भाई साहब है लिक्विड इन लिक्विड का। किसका है? लिक्विड इन लिक्विड का। अगर बात करूं मैं गैस इन लिक्विड को क्या बोलेंगे, गैस इन सॉलिड को क्या बोलेंगे, और लिक्विड इन गैस को क्या बोलेंगे? अगर गैस इन लिक्विड की बात करें ना भाई साहब, इसको बोलते हैं फोम। क्या बोलते हैं भाई? फोम। याद रखना इसको कि कोलोइड। अगला सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं कि कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज कॉल्ड एज फोम, इसके बाद लिक्विड इन लिक्विड जो कि तुम्हारा हो जाता है इमल्जन। अगली बात आती है लिक्विड इन गैस को, इसको क्या बोलेंगे? और किसी को पता है ना इस चीज का सवाल? सारे सवालों के आंसर जो भी तुम्हें पता है ना भाई, मैं जहां बोलूं ना कि कमेंट करके बताओ। सबसे पहले वीडियो रोको और कमेंट कर दिया करो कि भाई तुम्हारा हमारा आंसर ये है। अगर सही लगता है, देखो अगर गलत भी हो जाता है ना तो डिलीट मत करना कमेंट, मुझे पता तो लगेगा कि किस किस भाई को पता है या नहीं पता। तो बात करते हैं अगर लिक्विड इन गैस की, तो इसकी बात यह है कि इसको बोलेंगे भाई एरोसोल। क्या बोलेंगे? एरोसोल। इसके अलावा अब बात आ गई किसकी कि गैस इन लिक्विड को बोलते हैं फोम। इसके बाद अगर बात करूं मैं कि गैस इन सॉलिड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई बड़ा ही शानदार है सॉलिड फोम। क्या बोलेंगे भाई? सॉलिड फोम। अब मैं पूछूं कि भाई एग्जांपल्स भी दे दो, वो एक अलग वीडियो ले आऊंगा। लेकिन बेसिकली मैं अगर नॉर्मली एग्जांपल्स की बात करूं तो गैस इन फॉर्म की लिक्विड की बात करूं, कोई भी गैस होगी भाई। जैसे पानी के अंदर अगर बात करें कि इसकी भाई ऑक्सीजन गैस ही होती है ना पानी के अंदर। ठीक है, अगर बात करूं मैं लिक्विड इन गैस की कि कोई भी गैस के अंदर लिक्विड मिला देते हैं। दूसरी चीज अगर बात करूं मैं गैस इन सॉलिड की, तो गैस होगी सॉलिड के अंदर, उसको बोलेंगे सॉलिड फॉर्म। तो एग्जांपल सारे देख लेना तुम अपने हिसाब से। बात करते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सबसे पहली बात करूं मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, सवाल में तो बाद में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले बात की जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। क्या होता है भाई साहब वो देख लो। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसका रिडक्शन होना भाई, क्या जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखना, बड़ा ही डिफिकल्ट है, बहुत मतलब ट्रिकी है ये चीज। कई भूल जाते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, नहीं भाई। जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो सवाल में आगे बढ़ते हैं और ये पूछते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन सा। तो सवाल तो आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालो भाई। क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालो, और फिर देखो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, यहीं देख लो भाई,
SN+2 में था भाई, अब किस में बदल गया, SN+4 में, यानी कि +2 से कहां चला गया भाई, +4 में। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कैसा हो जाएगा भाई, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तो पूछ ही नहीं रहा अपन से। अगले बढ़ते हैं इधर, ठीक है भाई। यहां से ये कहां जा रहा है, ये देख लो भाई, ये चला गया 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी भाई +1। तो ये क्या हो रहा है भाई, इसका हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन हो रहा है तो ये हो जाएगा भाई साहब तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीड। तो जहां भी ऑप्शन के अंदर तुम्हारा ये वाला ऑप्शन दिखे, आंसर लगा दो। कहां है, पहला वाला क्या है भाई साहब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आया सवाल देख के मजा। सारे सवालों को ऐसे ही निकालो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सबसे पहले ये चेक करो, और किसका रिडक्शन हो रहा है ये चेक करो, और उसके बाद में आंसर लगाओ कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। अगला सवाल कहता है कि हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्रोपेन। किसके अंदर भाई, क्लोरोप्रोपेन। केमिकल फॉर्मूला दे रखा है तुम्हें। अब इसके पहले लिख लेते हैं कि भाई C3H7Cl को लिखते कैसे, यानी कि क्लोरोप्रोपेन को लिखते कैसे। सबसे पहले बात करो कि कार्बन की वैलेंसी लगा दो भाई, 3 ही है, खैर कितने हैं, 3, 1 2 3। इनके बाद पूछ रहा हाइड्रोजन कितने, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देते हैं, H H H H H। अब पूछ रहा भाई Cl, यहां Cl लगा दो, 2 हाइड्रोजन की वैलेंस टिका के बता देते हैं आप। अब पूछ रहा कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, 10 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं, C3H7, यानी कि क्लोरोप्रोपेन के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, 10 होते हैं। बड़ा इजी सवाल था, आंसर देख के टिका दिया होगा तुमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्या कह रहा है भाई, देखो ये कह रहा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। यानी कि हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना देता है भाई साहब, पानी बना देता है। क्या बना देता है, पानी बना दे। रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा है, वैसे नॉर्मली रिएक्शन लिख रहा हूं, और यहां पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट वेट कितना होता है ऑक्सीजन का। सबको पता है यार, आंसर टिका हुआ, आगे बढ़ो। 8, कहां आंसर है, 8, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और ये कह रहा है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। किसका एग्जांपल है, और क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अगर मैं बात करूं ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, ये एक फिजिकल चेंज होता है भाई। क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। तो सबसे पहले ऑप्शंस देखो सारे, केमिकल चेंज नहीं भाई नहीं होता, फिजिकल चेंज हाँ भाई होता है फिजिकल चेंज। अब इसके अंदर फिजिकल चेंज में होता क्या है, देखो इसके अंदर बेसिकली बात करें तो इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट के चेंजेस की बात की जाती है, और जो कि फिजिकल चेंज होता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर इज ए फिजिकल चेंज। ठीक है, आ गया सवाल। अगले सवाल की ओर देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, 7 नंबर। यह कह रहा है कि व्हाई इज ग्रेफाइट यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। देखो ग्रेफाइट की सारी चीजों का पता होना भी जरूरी है। देखो जैसे डायमंड की मैंने सारी चीजें तुम्हें बताई थी कि डायमंड sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जो इसके कार्बन्स होते हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं। वैसे ही अपन देखेंगे कि जो ग्रेफाइट होता है उसके अंदर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। इसके बाद अगर बात करें तो ग्रेफाइट के यूजेज क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहली चीज ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ भाई होता है। बात पूछे लो मेल्टिंग पॉइंट की, ना ना इसका तो मेल्टिंग पॉइंट बड़ी ही बहुत ज्यादा होता है भाई। कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब आप पूछते हैं कि ये लेयर्ड स्ट्रक्चर, हाँ लेयर्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, और इसी लेयर्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होने की वजह से जो इसका जो वंडरवॉल फोर्स होता है वो कैसा होता है भाई, वीक वंडरवॉल फोर्स होता है। कैसा होता है, वीक वंडरवॉल फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये जो ग्रेफाइट होता है वो लुब्रिकेंट की नाम मतलब कि यूज में आता है। अब बात करूं मैं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है ना भाई, उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी देख लो भाई कैसे होती है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है भाई, किसके रूप में काम आता है, एज ए लुब्रिकेंट के रूप में काम आता है। और दूसरी बात करूं कि एज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इवन हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। 3 चीजें, एक सवाल, तीनों चीजें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है भाई। सवालों में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताते रहो यार, एक एक चीज बताते रहा करो। देखो जितने कमेंट्स तुम करोगे ना, जहां कमी दिखे कि सर यहां कमी थी, ये चीजें नहीं की, वो बता दिया करो, सुधार आगे होगा। और अगला सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सप्लोजिव ऑब्टेन फ्रॉम फिनोल, यानी कि फिनोल से ऑब्टेन होने वाला एक्सप्लोजिव होता कौन सा है। यहां बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो तुम्हारे एक्सप्लोजिव होंगे, ठीक है, लेकिन तुम्हें आंसर वही निकाला है जो कि किससे निकलता है, फिनोल से बनता है। पहली चीज अगर बात करें फिनोल होता है क्या है, तो बेसिकली अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिनोल का, वो होता है ये वाला। ठीक है भाई, मजा आया। अगली बात आती है टीएनटी।
अरे ये क्या चीज होती है, इस चीज के बारे में बताते हैं। इसका नाम होता है भाई साहब ट्राई नाइट्रोटोलविन। क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटोलविन। अगर बात करूं भाई साहब मैं ट्राई नाइट्रोटोलविन की, तो वो कहां कहां, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? वो होता है भाई साहब 246 ट्राई नाइट्रोटोलविन। इसको छोड़ते हैं, इसका ये भी एक्सप्लोजिव होता है, लेकिन किससे ऑब्टेन नहीं होता? फिनोल से ऑब्टेन नहीं होता। अगली बात करते हैं पिक्रिक एसिड की। किसकी बात करते हैं भाई? पिक्रिक एसिड की। पिक्रिक एसिड होता क्या है? ये होता है भाई साहब 246 ट्राइनाइट्रोफिनोल। नाम के अंदर ही ट्राइनाइट्रोफिनोल आ रहा है, और वो भी किसका आ रहा है भाई साहब? 246 पिक्रिक एसिड का। तो बेसिकली स्ट्रक्चर देखते हैं पिक्रिक एसिड का, वो हो जाएगा भाई तुम्हारा ये। और उसका यूपीएससी नेम लिख लेते हैं, क्या होता है भाई साहब? 246 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ये वह एक्सप्लोजिव है जो कि निकलता है तुम्हारे किससे? फिनोल से। तो आंसर देखो, और आंसर टिकाऊ कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। सारी डिटेल्स पता लगी कि पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, दोनों याद रखना भाई। टीएनटी भी एक एक्सप्लोजिव होता है, लेकिन ऑब्टेन नहीं होता किससे? फिनोल से। ठीक है। शानदार सवाल है भाई, पता होना भी जरूरी है। सारी चीजों का भी पता होना चाहिए कि कौन सा तुम्हारा नेचुरल पॉलीमर है, कौन सा तुम्हारा सिंथेटिक पॉलीमर है, और इवन सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहली बात कि नेचुरल पॉलीमर्स हैं कौन कौन से। वो हैं भाई साहब तुम्हारे प्रोटीन, रबर, सेलुलोज एंड स्टार्च। सही बात है भाई, ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। ये कह रहा है कि सिंथेटिक पॉलीमर्स कौन कौन से? भाई साहब प्लास्टिक। हाँ भाई, प्लास्टिक एक सिंथेटिक पॉलीमर है भाई, मैन मेड पॉलीमर है, बनाया जाता है। इसके बाद पॉलीथीन, पता ही है तुम्हें पॉलीथीन भाई, नेचुरली तो पॉलीथीन मिलती नहीं है अपन को, दुकानों से लेके आते हैं और वो बनती है फैक्ट्रियों में। इसके बाद बात करें नायलॉन की, ये भी एक सिंथेटिक पॉलीमर है भाई। क्या होता है? तो ये ऑप्शन भी सही है। अगली बात आ रही है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स की, और ये कौन कौन से होते हैं? जैसे राइलॉन, ऑप्शन देखो जहां मिल जाएगा तुम्हें, रेयन ये रहा। इसके बाद वल्कनाइज्ड रबर, देखो ये चीज याद रखना, इस चीज को मैंने तुम्हें पिछली पीपीटी में और पिछले मॉडल सेट में तुम्हें बताया होगा कि वल्कनाइज्ड रबर होता क्या है, और वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के अंदर जो कौन सा एलिमेंट काम आता है वो भी देखते हैं, और क्यों काम आता है, क्या प्रोसेस होती है, वो सब कुछ बताया है पिछले, देख लेना उसको। अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी है ना पिछले मॉडल सेट्स के, भाई बड़े शानदार शानदार क्वेश्चंस हैं, जाके जरूर देखना, जाके देख के मुझे बताना कि कैसे सवाल थे। ठीक है, तो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। आंसर चला जाएगा डी। याद रखना इन चीजों को, अगर किसी के पास लिखी हुई नहीं है तो लिख लो इन चीजों को, और याद रहनी चाहिए ये चीजें। आगे बढ़ते 10वें सवाल की ओर। 10वां सवाल क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कि इस रिएक्शन में होने वाले जो भी प्रोडक्ट निकलेगा, एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा और मेन प्रोडक्ट निकलेगा, उसका रिएक्शन कौन सा है वो। कि ये बोल रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे अपने H2S और सल्फ्यूरिक एसिड से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? अमोनियम सल्फेट बनेगा, और जहां भी अमोनियम सल्फेट दिखे ना तुम्हें, क्या बनेगा? NH4 का होल ट्वाइस SO4। जहां भी दिखे आंसर लगा दो भाई। ठीक है, तो दिख रहा है कहां पर? NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये रहा आंसर, टिक जाएगा। ये क्या होता है भाई साहब? इसका नाम क्या होता है? अमोनियम सल्फेट। और किससे बनता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है, किससे होती है? सल्फ्यूरिक एसिड से। रिएक्शन बैलेंस करना तुम्हारा काम है, अगर बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि रिएक्शन बैलेंस, वो अगर तुम्हारे क्वेश्चंस में जिस हिसाब से पूछा जाए उस हिसाब से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज अकॉर्डेंस विद, कि किसके अकॉर्डेंस के अंदर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। तो सबसे पहली बात करूं मैं यहां पर, तो आंसर चला जाएगा सबसे पहले कि सी। क्या आंसर चला जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी की वजह से जो इक्वेशंस होती हैं वो केमिकली मॉडरेट होती हैं। और बात करूं मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, होता क्या है भाई साहब? ये कहता है कि मास का नाइदर बी क्रिएटेड और नर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो उसे बनाया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय, यानी कि जितना रिएक्टेंट में होगा ना भाई साहब उतना ही प्रोडक्ट में होगा, और यही बैलेंस करवाता है रिएक्शन को। क्या करवाता है? बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन अकर्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और तुम्हारा आंसर चला जाएगा सी। देखते रहना सवाल, बड़े शानदार शानदार सवाल है भाई। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट साइज। देखो साइज की बात आती है, पीरियोडिक टेबल की बात आ जाती है। पीरियोडिक टेबल में जिसकी भी साइज दे रखी है ना भाई, सबकी पता होनी चाहिए। जल्दी लेके आ रहा हूं, साइज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं तुम्हारी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह, सब कुछ बताऊंगा। अभी बात करते हैं साइज की। और साइज क्या कहता है भाई साहब? जो साइज होती है वो कहता है कि मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता हूं नेगेटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता हूं किसके? पॉजिटिव चार्ज के। मतलब इसका मतलब समझो भाई कि यानी कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ना भाई, उतनी ही साइज क्या होगी?
कम होगी। और अगर जितना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी भाई, साइज होगी। तो पहली यहां बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है ये, और पहली बात करें पॉजिटिव चार्ज की, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज देने वाला क्या होगा, सबसे छोटा होगा भाई। तो सबसे ज्यादा चार्ज किसके ऊपर है, सिलिकॉन के ऊपर है, कितना है, +4 चार्ज है। तो और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। आंसर डी। आया सवाल, मजा आया सवाल देख के, कैसा लगा सवाल, इजी था खैर, पर जो जो कॉन्सेप्ट था ना वो पता होना जरूरी था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है वो देखते हैं। ये कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, H2O2। सबसे पहले ये मुझे बताओ भाई साहब, इसको बोलते क्या है। पिछले ही क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया था इसे बोलते क्या है, हर चीज बता रखी है इसके बारे में। इसे बोलते हैं भाई साहब हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके बाद अगर तुम्हें याद रखने की चीज है ना वो याद रख लेना भाई, मैं नहीं बता रहा हूं, तुम कमेंट करके बताओगे कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है भाई, कितनी होती है वो तुम बताओगे मेरे को, कमेंट करके बताना, मैं देखूंगा तुम्हारे सारे कमेंट्स। इसके बाद अगर बात करें कि इस रिएक्शन को बोलते क्या क्या रिएक्शन भाई, तो सबसे पहले इसके अंदर देखो चेक कर लो कि यहां ऑक्सीजन की कितनी होगी भाई, +2। इधर बात करें ऑक्सीजन की कितनी होगी भाई, एलिमेंटल स्टेट में तो 0 हो जाएगी। तो यहां पर इस रिएक्शन का यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, कहां हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। इवन अब मैं तुम्हें एक्स मान के करा रहा हूं क्योंकि तुम बताओगे मेरे को, अगर मैं बता दूंगा फिर तो तुम्हारा सवाल ही नहीं रहा। तो ये क्या हो रहा है कि भाई साहब इधर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इधर रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रेडॉक्स रिएक्शन की तो इसे बोलते हैं भाई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी, आंसर चला जाएगा डी। 13वां सवाल पूरा। आगे बढ़ते हैं 14वें सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। और वो क्या कहता है देखते हैं भाई। ये कह रहा है कि कार्बोजन, अब बेसिकली कार्बोजन का नाम भी पता होना चाहिए कि कार्बोजन बोलते किसे, कार्बोजन बोलते हैं भाई साहब अपन किसको बोलते हैं, ब्रीथिंग गैस को। किसको बोलते हैं, ब्रीथिंग गैस को, जिसके अंदर क्या होता है भाई साहब, जो मिक्सर होता है किस किस का, ऑक्सीजन का भी मिक्सर होता है और CO2 का भी मिक्सर होता है, यानी कि ऑक्सीजन एंड CO2 का मिक्सर इज नोन एज द कार्बोजन, और उसे बोलेंगे ब्रीथिंग गैस। आंसर चला जाता है डी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, आखिरी सवाल है भाई किसका, केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री का आखिरी सवाल, और वो क्या कर रहा है कि व्हाई डज कार्बन शोज द कैटेनेशन प्रॉपर्टी। शानदार सवाल है भाई, याद रख लेना इस चीज को, क्यों शो करता है और किसकी वजह से शो करता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, और ये कह रहा है कि इसकी छोटी साइज होती है, हाँ भाई छोटी साइज होती है। और ये कहता है कि ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, हाँ भाई कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में स्ट्रेंथ कैसी होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है भाई साहब, बहुत ज्यादा तो करके ज्यादा होती है। अगर बात करूं मैं दूसरे ऑप्शन की, पहला इसका आंसर चला जाएगा ए, लेकिन अगले ऑप्शंस भी देख लेते हैं कुछ कि इसका एटॉमिक नंबर हाई है, नहीं भाई नहीं है। पता है तुम्हें एटॉमिक नंबर क्या है, ये कह रहा है कि इट फॉर्म्स ओनली 1 बॉन्ड, ना भाई कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है। ये कह रहा है कि इनर्ट गैस है, अरे यार इनर्ट गैस कैसे हो सकती है, तो है ही नहीं। तो आंसर चला जाएगा ए। 15वां सवाल। अब देखो केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, सारे सवाल हो चुके हैं तुम्हारे, 30 के 30 सवाल होते हैं। आगे बढ़ते हैं अब अपने फिजिक्स की ओर, टाइम वेस्ट ना करते हुए। फिर मेरे बाद और भी टीचर्स हैं, उनका भी आना तो जरूरी है, वो भी बैठे हैं कि जल्दी हटो, हमें भी क्लास करवानी है, हमें भी क्वेश्चंस देखने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आज के पीपीटी और मॉडल सेट से हैं। तो आज के नर्सिंग असिस्टेंट के पेपर का पहला सवाल भाई फिजिक्स का, देखो तो कैसा आया है। अब देखते कैसा आ रहा है कि व्हाई इज ए कैपेसिटर यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कैपेसिटर का यूज क्या होता है भाई, ठीक है। तो देखो वो स्टोरेज के काम करता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर, एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। तो जहां भी स्टोरेज का ऑप्शन दिखे, ये रहा भाई साहब, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है भाई, याद रख लेना ये। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल क्या कहता है वो देखते हैं। दूसरा सवाल फिजिक्स का है कि व्हाट इज यूज्ड टू फोकस सन रेज एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पर सन रेज यानी कि सूर्य की जितनी भी किरणें होती हैं उसको एक पॉइंट पर रखने के लिए कौन सा काम आता है इनमें से। देखो अभी तो सारे मिरर दे रखे तुम्हें, अगर मैं तुमसे पूछूं इसके अलावा अगर दूसरा कॉन्सेप्ट लेके पूछूं कि कौन सा लेंस उपयोग में आता है किसको, टू फोकस सन रेज एट ए पॉइंट। अभी बेसिकली बात करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या काम आता है भाई साहब, तुम्हारी जो सनरेज को एक पॉइंट पे लाने के काम आता है। तो इसका आंसर चला जाएगा बी। लेकिन इसके बिसाइड्स में अगर तुमसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछूं कि कौन सा लेंस काम आता है भाई
किस में काम आता है? इसी में, सनरेज को एक पॉइंट पर लाने के काम। वो होता है भाई साहब तुम्हारा कन्वर्जिंग लेंस। अब बेसिकली सबको पता है भाई कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कैसा होता है भाई? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है भाई। अभी अगला सवाल क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर लगाने की कोशिश करो, सॉल्यूशन देखो इसका। और सॉल्यूशन तो खैर मैं बताऊंगा तुम्हें क्या है। देखो क्वेश्चन बड़ा ही इजी सवाल है, और कैसे करते हैं वो तुम्हें बताता हूं कि रिलेटिव डेंसिटी निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ सिल्वर इतनी दे रखी है एंड दैट ऑफ वाटर इज 10 to power 3 kg per meter क्यूब। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर? सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है? सबसे बात करूं तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? जिसकी भी डेंसिटी निकालनी है वो अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है भाई। तो बात करते हैं कि डेंसिटी किसकी दे रखी है भाई साहब? सिल्वर की, जो कि अपनी 10.8 इंटू 10 to power 3। और अगर बात करें इसकी वाटर की कितनी होती है, वो होती है 10 to power 3। कट जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना 10.8। जहां भी 10.8 दिखे लगा दो भाई। अरे 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 ये लो भाई, सब सारे ही 10.8 हैं। तो यहां चलते हैं और देखते हैं। ये तो यूनिटलेस होता है भाई। पहली चीज तो मैं तुम्हें ये चीज बताऊं, यहां देखने की तो जरूरत नहीं थी और इतना सॉल्यूशन करने की जरूरत कहां पड़ रही थी। रिलेटिव डेंसिटी तो होती ही यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है। तो भाई साहब यहां क्या देखना, सीधा टिकाओ आंसर नंबर सी। ये तो जरूरत ही नहीं थी सोल्व करने की। अरे इतना क्यों सोल्व करना ना भाई ना। ऑप्शन देखो, आंसर लगाओ, अगली बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। और अगला सवाल क्या कहता है, चौथा सवाल क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 4-5 बल्ब है जिनकी कैपेसिटी कितनी है भाई? 100 वाट है। एक टनल में प्रेजेंट है और इल्यूमिनेट करते हैं कंटिन्यूअसली 20 घंटे, यानी कि 20 घंटे तक लाइट निकालते हैं भाई। तो ये पूछ रहा है कि कितने कंजप्शन, कितनी यूनिट्स बनाएगा, यानी कि बिजली की कितनी यूनिट्स बनाएगा। तो बात करो मैं अगर एक यूनिट कितने में होती है, यानी कि 1 किलोवाट पर हावर को बोलते हैं भाई 1 यूनिट। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। अगर मैं बात करूं कि कितने बल्ब है भाई? 5 बल्ब है। कितने निकाल रहे हैं भाई? 100 वाट निकाल रहे हैं। कितनी देर चल रहे हैं? 20 घंटे चल रहे हैं। कितने देर चल रहे हैं? 20 घंटे। यहां पहले ही यूनिट को लेके चल रहे हैं भाई घंटे। अगर तुम्हारे पास मिनट्स में देते तो पहले उसे कन्वर्ट करना घंटों में। तो कितने वोट एनर्जी निकाली भाई उसने? अब इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए अपन डिवाइड कर देते भाई 1000 से। तो काटो भाई, ये आ जाती है भाई 10 किलोवाट। कितनी आ जाती है भाई? 10 किलोवाट पर हावर। तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि 1 किलोवाट पर हावर को 1 यूनिट बोलते हैं, तो 10 किलोवाट पर हावर को कितनी यूनिट बोलेंगे भाई? 10 यूनिट। तो जहां भी ऑप्शन दिखे 10 यूनिट आंसर टिका दो भाई। ये रहा भाई, आंसर आ जाएगा बी। ठीक है। आखिरी और आखिरी सवाल आज का, 35वां सवाल अपना। 35वां सवाल क्या कहता है? 35वां सवाल कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो तुम्हारी केमिकल एनर्जी या फिर मतलब कि केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो होती है भाई मोटर। किस में होती है? मोटर के अंदर। तो जहां भी मोटर दिखे वो टिका दो भाई। क्या होता है? लो भाई। ठीक है, सारे सवाल पूरे हो गए। जितने भी सवाल थे सारे तुमने किए, सारे सवाल अच्छे थे। मैं मानता हूं आज फिजिक्स के सवाल थोड़े मॉडरेट लेके आऊं, बड़े इजी सवाल थे। खैर तुम कर लोगे वो सवाल, लेकिन पहला मॉडल सेट था पूरे नर्सिंग असिस्टेंट पेपर का। आगे सवाल और भी अच्छे मिलेंगे, तो सारे सवाल देखते रहना, सारे सवाल करते रहना। आगे के सवाल देखते हैं कौन कौन से आते हैं। और अगले सवाल है तुम्हारे भाई साहब मैथ सेक्शन के। अभी जल्दी अपने सर आने वाले हैं, धीरेन्द्र सर। वो तुम्हें बड़े ही शानदार तरीके से एक एक सवाल करवाएंगे भाई। बड़े ही शानदार तरीके से उन्हें सुनना, उन्हें देखना, क्या वो बता रहे हैं क्या वो नहीं बता रहे, और किन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना उनके क्वेश्चंस में करते समय, हर एक चीज का ध्यान रखना। तो मैं अभी बुलाता हूं उन सर को। मेरे लिए आज के इतना ही कहूंगा। थैंक यू सो मच, और बने रहिए आगे आगे मैथ का सवाल। थैंक यू सर। हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल फौजी लाइफ स्टाइल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वैसे सुनील सर ने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन करवाए दिए हैं। अब आपके क्वेश्चन नर्सिंग असिस्टेंट में मात्र और मात्र 5 क्वेश्चन आते हैं मैथ से। तो मैथ का पोर्शन बहुत ही कम है। तो मैथ के पोर्शन में सिर्फ हमें सेकंड मैथ दे रखी है। फर्स्ट मैथ का तो केवल और केवल नंबर सिस्टम दे रखा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है,
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन 45 डिग्री का मान क्या है? साइन 45 डिग्री का मान क्या है? तो साइन 45 डिग्री का मान याद करने के लिए पूरी की पूरी हमें त्रिकोणमिति वाली टेबल याद होनी चाहिए। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। इसके लिए आप पूरी की पूरी टेबल याद करोगे तभी काम चल पाएगा। ऑप्शन डी, 1/√2। हमें ये टेबल याद होगी तो ही काम चल पाएगा भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा? अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a² बराबर 1014 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि a² बराबर कितना हो जाएगा? a² बराबर 6 का हम भाग देंगे तो 6 एकम 6, 4 बच गए, 6 छंगा 36 और 6 नाम 54, 169। तो a का मान हो जाएगा आपका 13, यानी भुजा आपकी कितनी आ जाएगी रे? 13 आ जाएगी। जब भुजा 13 आ गई तो इसका आयतन पूछ रहा है, इसकी क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम हो जाएगी इसकी a³ यानी भुजा की क्यूब करना होता है, और 13 की क्यूब क्या होता है भाई? 2197 घन सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर? अगर स्क्वायर का एरिया निकालना है, हमें किसका एरिया निकालना है? स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर करने के लिए हमें साइड दे रखी है, साइड कितनी दे रखी है? 10, और 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 100 हमेशा वर्ग cm लगाना है आपको, क्या लगाना है? वर्ग सेंटीमीटर। अगर वर्ग नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तो वर्ग लगाना बहुत जरूरी है, हमेशा एरिया स्क्वायर में होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर व चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इसका रेक्टेंगल का हमें एरिया ज्ञात करना है, और रेक्टेंगल का एरिया ज्ञात करने के लिए क्या होता है रे? रेक्टेंगल का एरिया ज्ञात करने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, तो 5 इंटू कितनी होगी? 30। हमें सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये अपना कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, 30 वर्ग सेंटीमीटर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 और लास्ट क्वेश्चन, इसको हल करना है, और इसको हल हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास के नियम से हम किसको डिवाइड को हल करेंगे? तो 7 में 7 का भाग दिया तो 1 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई को हल करेंगे, और मल्टीप्लाई को हल किया तो 45 को 1 से किया तो 45 प्लस 1, तो आंसर कितना हो जाएगा? 46। कितना आंसर हो गया? 46। अब हमारी नेक्स्ट क्लास जीके की रहेगी, जो आपको मैम करवाएंगी। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं नीता कुमारी आपको कराने वाली हूँ नर्सिंग असिस्टेंट के जीके के क्वेश्चन सोल्व कराने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में आया? बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1947 में, 1956 में, 1971 में, 1980 में। तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर के 1971 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिटन। तो भारत के गवर्नर जनरल थे, राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि विभाजन कब हुआ, तो 1905 में, और भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? नेपाल का, भूटान का, श्रीलंका का, चीन का। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो राइट आंसर होगा भूटान। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, श्रीहरिकोटा में, हैदराबाद में, चेन्नई में। तो राइट आंसर होगा इसका श्रीहरिकोटा। सतीश धवन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ओनली पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी। राइट आंसर होगा इसका कथकली। केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। वह कौन सा महाद्वीप है जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप। इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी के सबसे दक्षिणी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है और यह अत्यधिक ठंडा है। यहाँ साल भर बर्फ की एक मोटी परत रहती है। यह साल भर बर्फ की एक मोटी चादर से ढका रहता है और सबसे ठंडा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से, कथक से, कुचिपुड़ी से, बोथ ए एंड सी। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो किस आर्टिकल को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल को संविधान का हृदय और आत्मा कहा, क्योंकि यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का हनन होने पर उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32। इसलिए इस संविधान को भारत की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा जाता है इस आर्टिकल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? किरण बेदी,
नीरजा भनोत, इंदिरा गांधी, दुर्गा बनर्जी। तो राइट आंसर होगा इसका नीरजा भनोत। नीरजा भनोत को अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला है और यह सबसे कम उम्र की महिला थी, सबसे कम उम्र की। यह पुरस्कार इन्हें इनके मरणोपरांत दिया गया। 1987 में इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, नीरजा भनोत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान, बगदाद, काबुल, इस्तांबुल। इसका राइट आंसर होगा तेहरान। तो दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन जीके के कंप्लीट हुए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे मॉडल सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो 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 हेलो। तो देखो सारे पेपर्स तुमने देख लिए, सारे क्वेश्चंस तुमने देख लिए, सारे मॉडल सेट तुमने देखा है। और आज मुझे बस इतना बता देना कि तुम्हें जो मॉडल सेट जो मिला है ना भाइयों, वो कैसा मिला है। मतलब क्या शानदार शानदार क्वेश्चंस थे, पढ़ाने का तरीका, क्वेश्चंस बताने का तरीका, सारा कैसा था वो तुम सारा कमेंट करके बता देना। बस मुझे इतना सा तुम्हारा काम है कि मुझे बस कमेंट करना और ये बताना कि भाई ऐसा लगा पेपर। अगर मजा आता है ना तो कमेंट करके बस इतना बता देना कि मजा आया। अगर किसी चीज की कमी दिखी और क्वेश्चंस बड़े इजी दिखे तुम्हें तो बताना कि क्वेश्चंस कैसे आने चाहिए। वैसे तो क्वेश्चंस मॉडरेट थे और मैं जानता हूं कि क्वेश्चंस मॉडरेट लाना भी शुरू में इतना ठीक होता है, घर आगे हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे इसके अलावा। ठीक है भाई। और देखो बेसिकली मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि सारे पेपर सही थे तो देखो उन लोगों को भेजो, उन भाइयों को भेजो ये वीडियो जिनको इनकी जरूरत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पेपर के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।